बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर में हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। ये वो पहली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं जिसमें सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिशियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नुमाइंदगी मिली और उनकी रिप्रेजेंटेशंस इंडियन की जो है वो इन दोनों फोरम्स पे इंश्योर की गई। तो इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। तो आइए देखते हैं कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स क्या थी और इन्होंने किस तरह इंडिया में पॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप करने में हेल्प की। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, also called Morley-Minto Reforms, was enacted in 1909 by the British Parliament. ये एक्ट 1909 का, जिसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट कहते हैं, ये 1909 में बरतानवी पार्लियामेंट में पास हुआ था। और चूँकि इसको बनाने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले और वाइसराय ऑफ इंडिया मिंटो ने बहुत रोल प्ले किया था, इसलिए इस एक्ट का नाम उनके नाम पे तजवीज़ किया गया और इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से याद किया जाता है। It brought about a limited increase in the involvement of Indians in the governance of British India. जो क्रक्स है इस रिफॉर्म्स का या जो थीम है इस रिफॉर्म्स का वो ये है कि इन रिफॉर्म्स ने इंडियंस को इन्वॉल्व किया गवर्नेंस में और उनको इंडियंस को एक्सेस दी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड टू द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की वजह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो जॉन मॉर्ले था, उसके पास जो एक कमेटी बनी हुई थी, एक काउंसिल बनी हुई थी, उसमें भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिल गई। तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। द एक्ट वाज फार्मुलेटेड बाय जॉन मॉर्ले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो, द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस रिफॉर्म्स को बनाने में या इस एक्ट को बनाने में इन दो अशखास का, जॉन मॉर्ले का और लॉर्ड मिंटो का, बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसलिए इनके नाम से इसको एट्रीब्यूट किया जाता है। The act was in continuous of the previous political development carried out by the British Parliament in the form of Indian Council Act 1861 and Indian Councils Act 1892. जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि पहली मरतबा इंडिया में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 नाफज किया गया था और इसमें इंडियन काउंसिल्स बनाई गई थी और उसके बाद इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में इसमें अमेंडमेंट्स की गई थी। तो इन दोनों एक्ट्स में 1861 में और 1892 में इंडियंस को बड़ा लिमिटेड चॉइस दिया गया था। उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तक और उनको वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स तक एक्सेस नहीं दी गई थी। उसमें या तो ब्रिटिश थे या फिर जो इंडियन सिविल सर्विस के लोग थे, उनकी नॉमिनेशंस के ज़रिए इंडियन काउंसिल्स में उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स गिव मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस। इस एक्ट में जो 1909 में दिया गया, इसमें इंडियंस को बराह रास्त लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक्सेस हुई और दूसरा इसके अंदर जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो आगे जा सकते थे। इससे पहले नॉमिनेशंस होती थी, लेकिन 1909 में उन्होंने इलेक्शंस के ज़रिए रिप्रेजेंटेटिव को चुन के आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भेजना शुरू किया। तो इस तरह मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। Liberal Party scored an electoral victory in 1905 in Britain, and that marked the dawn of a new era of reforms for British India. ब्रिटिश इलेक्शंस में लिबरल पार्टी जो थी वो इक़्तिदार में आई 1905 में और उसने आने के बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया और उन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के नतीजे में इंडिया को भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स, उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दी और एक नया चैप्टर शुरू होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का। The Secretary of State Morley and Lord Minto, the British Viceroy of India, were able to introduce several important innovations into the legislative and administrative machinery of the British Indian government by this act. तो 1909 के एक्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आए और ये लेजिस्लेटिव चेंजेस भी लेके आए और इन चेंजेस के नतीजे में इंडियंस को इंटीग्रेट किया गया विद द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द गवर्नेंस। लॉर्ड कर्जन हैड कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। अब इसका बैकग्राउंड की कुछ वजूहात हैं जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थी। पहली तो वजह उसके बड़ी विजिबल है कि ब्रिटेन में चेंज ऑफ गवर्नमेंट आता है और लिबरल्स को गवर्नमेंट मिलती है और लिबरल्स जो थे वो ज़्यादा बिलीव करते थे ऑन लेजिस्लेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियंस इन द
पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो एक तो ये फ़र्क पड़ा कि लिबरल्स की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इंडियंस को इंटीग्रेट करना शुरू किया। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जो स्पेशल अटेंशन ड्रॉ की जिन फैक्टर्स ने, और उसकी वजह से ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो थी वो उनको दी गई। सबसे पहला तो लॉर्ड कर्जन के दौर में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस दौर के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है लॉर्ड कर्जन पे, और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो 1905 में हुआ, इसकी वजह से जो इंडियंस थे या पर्टिकुलरली जो हिंदूज थे और कांग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रही थी। और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वर इंटेंडेड टू ब्रिंग एन एंड टू द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द इंडियन नेशनल काउंसिल बाय ऑफरिंग देम सम पॉलिटिकल स्पेस। तो इसमें जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थी वो इंडियंस को थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पेस देना चाह रहे थे ताकि इंडियंस जो है वो गवर्नेंस के साथ इंटीग्रेट हों, और इस तरह के जो मुजाहरे हो रहे हैं इंडिया के अंदर, और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट की मुखालफत हो रही है या जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के नतीजे में जो एजिटेशन शुरू हो गई थी या जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई थी, वो उससे बरतानवी सरकार छुटकारा हासिल करना चाह रही थी। तो इसलिए उन्होंने इंडियाज़ को थोड़ा सा पॉलिटिकल लिवरेज देने की कोशिश की ताकि उनकी तवज्जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और इस तरह के जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या स्वदेशी मूवमेंट है उसको थोड़ा सा उसमें कमी लाई जा सके। तो ये बेसिकली इन जो ब्रिटिश थे वो इंडियन प्रेशर में आ गए थे और वो इसको यूज़ करके इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को, उस प्रेशर को रिलीज करना चाह रहे थे। Lord Minto wanted to win over the heart of the Indians to his side by increasing the members of the Governor General's Executive Council and the Legislative Councils. लॉर्ड मिंटो ने जब लॉर्ड कर्जन के बाद यहाँ का चार्ज संभाला वायसराय का, तो वो इंडियन के हार्ट्स को विन करना चाह रहा था। जो ग्रज इंडियंस को कर्जन के खिलाफ था वो उस ग्रज को ख़त्म करना चाह रहा था और इंडियंस को वो अपने करीब लाना चाह रहा था, और वो इस तरह उसने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन की तादाद को उन्होंने बढ़ा दिया, और उसमें इलेक्शन भी उसने जो है वो थ्रू फ्रेंचाइज या इलेक्शन के ज़रिए उसने करने का प्लान बनाया। Following this, the British authorities understood the need for some reforms in the government of India. इन सारी सिचुएशंस को जो इंडिया में डेवलप हो रही थी उसका एक ही हल ब्रिटिश अथॉरिटी के जहन में आया, और वो ये था कि इंडिया में गवर्नेंस के लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाए और लोगों को इत्माद दिया जाए कि वो गवर्नेंस में और पॉलिटिकल सिस्टम में वो गवर्नमेंट के शाना बशाना है और वो उसमें स्टेक होल्डर है। The Indian National Council was also agitating for more reforms and self-governance of India. The earlier Congress leaders were moderate, but now extremist leaders were on the rise and who believed in more aggressive moods. मैंने आपको पहले बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब हम बात की थी तो कांग्रेस में दो ग्रुप थे, एक मॉडरेट ग्रुप था और दूसरा ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट था। और एक्सट्रीमिस्ट लोगों का ख्याल ये था कि इंडिया को सेल्फ रूल की तरफ जाना चाहिए और वो सेल्फ गवर्नेंस का डिमांड कर रहे थे। इस तरीके से जब इनका प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ तो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करने का फैसला किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906, और कांग्रेस चूँकि जमात को 20 साल हो गए थे बने हुए, तो इसलिए वो उनके डिमांड जो थे वो अब वो होम रूल की तरफ जा रहे थे या वो सेल्फ रूल की तरफ जा रहे थे। और उनका ख्याल ये था कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लानी चाहिए और इंडियंस को ज़्यादा मौका देना चाहिए कि वो अपने गवर्नेंस जो है ख़ुद करें और अपने मसाइल जो हैं वो पॉलिटिकल वो ख़ुद हल करें और उनके हवाले ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स दे देनी चाहिए। गोपाल कृष्णा गोखले मेट मॉर्ले इन इंग्लैंड टू एम्फेसाइज द नीड फॉर रिफॉर्म्स। गोपाल कृष्णा गोखले जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, इन्होंने मॉर्ले से इंग्लैंड में मुलाकात की और वहाँ भी उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि इंडियंस को पॉलिटिकली ज़्यादा इंटीग्रेट करना चाहिए और इंडियंस को ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स देनी चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि शिमला डेपुटेशन, अ ग्रुप ऑफ एलीट मुस्लिम्स लेड बाय आगा खान, मेट लॉर्ड मिंटो इन 1906 एंड प्लेस देयर डिमांड फॉर ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। तो शिमला डेपुटेशन जब लॉर्ड मिंटो को मिलने गया 1906 में, तो उन्होंने भी ये मुतालबात रखे कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उनको दिया जाए। A delegation of London Muslim League under Sayyid Amir Ali met John Morley and persuaded him for separate electorate for the Muslims.
इसी तरह मुसलमानों का एक वफद अमीर अली की सरबराही में, जो लंदन मुस्लिम लीग के सदर थे, वो जॉन मॉर्ले से मुलाकात की और उन्होंने भी उसको कायल करने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। जॉन मॉर्ले वाज अ मेंबर ऑफ द लिबरल गवर्नमेंट एंड ही वांटेड टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन इंडियन गवर्नेंस। जॉन मॉर्ले ऑलरेडी प्रोग्रेसिव था, लिबरल था, और वो इंडियंस को ज़्यादा मौके फराहम करना चाहता था, और ये लिबरल गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी कि इंडिया को ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया जाए। तो इस तरीके से इस बैकग्राउंड के साथ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आई। अब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर जो मेजर प्रोविजंस थी उनको देखते हैं, वो क्या थी। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वर टू हैव 4 कैटेगरीज ऑफ द मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स की उन्होंने कैटेगरीज को बढ़ाकर 4 कर दिया, और इसमें 4 कैटेगरीज इस तरह रखी कि एक एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रखे, उसमें एक नॉमिनेटिव ऑफिशियल मेंबर्स रखे, एक नॉमिनेटिव नॉन ऑफिशियल्स मेंबर रखे, और चौथे कैटेगरी जो उन्होंने ऐड की वो इलेक्टेड मेंबर्स की थी, इलेक्टेड मेंबर्स बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस। इसमें उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को तर्जमानी दी, इसमें आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। तो ये एक चीज़ नई ऐड हुई थी इसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में, कि इंडियंस को उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर मेंबर्स बनाया और उसकी गुंजाइश निकाली। The elected members were elected indirectly. The local bodies elected an electoral college who would elect members of the provincial legislative councils. These members would in return elect the members of the central elective councils. तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, इलेक्टोरल कॉलेज ने फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स चुनी, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को चुना। द इलेक्टेड मेंबर्स वर फ्रॉम द लोकल बॉडीज, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर्स, कम्युनिटीज एंड द मुस्लिम्स। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका भी आगे उन्होंने स्फीयर मुकर्रर कर दिया कि वो लोकल बॉडी से आएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आएंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे, यूनिवर्सिटीज से आएंगे, ट्रेडर्स को उन्होंने अकोमोडेट किया। तो इस तरह उन्होंने अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, और ये इलेक्टोरल कॉलेज आगे फिर मेंबर्स को इलेक्ट करता था। In the provincial council, non-official members were in the majority. However, since some of the non-official members were nominated, in total the non-elected majority was there. जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उसमें नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी एज इट इज़ इंटैक्ट रखी। इलेक्टेड लोगों की तादाद कम होती थी, लेकिन नॉमिनेटेड लोगों की तादाद ज़्यादा होती थी। इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें इंडियंस को पहली बार लिया गया। इससे पहले इंडियंस को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जाता था। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर ईयरमार्क्ड फॉर द मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स कुड वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ये वो डिमांड था जो शिमला डेपुटेशन ने मुसलमानों में रखा था, और इसी डिमांड के लिए सैयद अमीर अली ने जाके जॉन मॉर्ले से मुलाकात भी की थी। तो मुसलमानों के ये मुतालबात इसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर तस्लीम कर लिए गए। मेंबर्स को डिस्कस द बजट एंड मूव रेजोल्यूशन। दे ऑल्सो डिस्कस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें जो मेंबर्स थे उनके इख्तियारात को बढ़ा दिया। पहले वो रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सकते थे और वो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों को डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो अब उनके इख्तियारात को बढ़ा दिया। दे कुड ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। जो 1892 के अंदर रिफॉर्म्स आई थी उसमें मेंबर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अब इन्होंने मेंबर्स को ये इख्तियार दे दिया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहस नहीं कर सकते थे, और ना ही जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके साथ जो रिलेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे उनके ऊपर बातचीत हो सकती थी। तो कुछ इख्तियारात इनके उन्होंने बढ़ा दिए मेंबर्स के, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे रखे जो उनके अप्रोच से बाहर थे। The legislative council at the center and the provinces were increased in size. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर की तादाद बढ़ा दी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60 मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस 50 मेंबर्स ईच, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ पंजाब, बर्मा, आसाम 30 मेंबर्स। Morley also persuaded Lord Minto to appoint to the Viceroy's Executive Council the first Indian member, सत्येंद्र पी सेना, जिसको उर्फिया में एसपी सेना कहते थे। ये पहली बार 1909 में ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। इससे पहले इंडियंस जो थे वो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर नहीं बनाए जाते थे। ये पहला मौका था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बाद कि एक इंडियन को इसका वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। सैयद इमाम अली वॉज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1919।
तो पहले मुसलमान जो थे वो सैयद इमाम अली और उनके साथ सर मोहम्मद शफी जो पंजाब से मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, इनको 1919 से लेकर 1924 तक इनको भी वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। इस तरीके से मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बाद इंडियंस को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी बने हैं। Earlier, Morley had appointed 2 Indian members to his council at Whitehall from 1907 to 1909। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बना इंडिया में तो उसके साथ एक काउंसिल भी बनाई गई थी और उस काउंसिल्स में इंडियंस को नहीं रहनुमाई दी जाती थी और इंडियंस को वहाँ उसका मेंबर नहीं बनाया जाता था। तो इसमें जब लिबरल्स की गवर्नमेंट आती है 1905 में, तो उसके बाद पहली बार 1907 से लेकर 1909 तक इंडियंस को उस काउंसिल का मेंबर बनाया गया और वन ऑफ मुस्लिम सैयद हुसैन बिलग्रामी हु हैड टेकन एन एक्टिव रोल इन द फाउंडिंग ऑफ द मुस्लिम लीग, ये सैयद बिलग्रामी मुस्लिम लीग बनने के बाद पहला सेक्रेटरी बनाया गया। तो इनको 1907 से लेकर 1909 तक जो काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसका मेंबर बनाया गया और इनके साथ एक हिंदू कृष्णा जी गुप्ता जो सीनियर इंडियन ऑफिसर थे और इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर थे, उनको भी उसका मेंबर बनाया गया। तो इस तरह 2 इंडियंस जो थे वो 1907 में सेक्रेटरी की काउंसिल थी उसके मेंबर बनते हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन थी इंडियंस की विद द सिस्टम। अब मिंटो मॉर्ले पे रिएक्शन क्या था कांग्रेस का? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स फेल्ड टू सेटिस्फाई द हार्ड लाइनर्स कांग्रेस मेंबर्स। जो हार्ड लाइनर्स थे वो मुतमिन नहीं हुए इन रिफॉर्म से, जो मॉडरेट थे वो मुतमिन थे कि इसमें पॉलिटिकली उन्होंने काफ़ी माइलेज हासिल कर ली है इंडियंस ने, लेकिन जो हार्ड लाइनर्स थे वो इससे मुतमिन नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड मदन मोहन मालवीय बिटरली क्रिटिसाइज द रिफॉर्म्स। तो जो हार्ड लाइनर्स थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। दे क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ रूल। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी। जो इंडियंस का डिमांड था या कांग्रेस का जो डिमांड था कि इसमें सेल्फ रूल दिया जाए, वो चूंकि इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए जो हार्ड लाइनर्स थे उन्होंने इन स्कीम को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें हमारे डिमांड्स को शामिल नहीं किया गया और सेल्फ रूल की बात नहीं की गई, इसलिए उन्होंने इस सारी स्कीम को क्रिटिसाइज किया। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज व्यूड बाय द कांग्रेस एज एन इंटीग्रल अटेम्प्ट एंड एन इंपीरियल अटेम्प्ट एट कंट्रोल थ्रू एन इलेक्टिव पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया उस पे भी हिंदुओं ने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश की पॉलिसी है कि ये डिवाइड और रूल करना चाहते हैं और उन्होंने मुसलमानों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है इससे इंडियन नेशनलिज्म को ख़तरा है और ये इंडियन नेशंस को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं और ये डिवाइड करके अपने लिए डिवाइड करके उन पर रूल करना चाहते हैं ताकि इंडियन नेशनलिज्म कमज़ोर हो। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के जो इसमें मुसलमानों को दिया गया था, हिंदुओं ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। One of the most important consequences of the reform was the acceptance of the separate electorate for Muslims. The reforms conferred on the Muslims the double vote by which they could vote in general constituencies as well. This privilege was widely resented by the Hindus. तो जॉइंट इलेक्टोरेट दिया गया, उसमें मुसलमानों को ये फ़ायदा हुआ, एक तो उनके लिए मुसलमानों के लिए सीटें मखसूस हो गई जिसमें वो मुसलमान नुमाइंदे ही खड़े हो सकते थे और उसमें मुसलमान ही उनको वोट दे सकते थे। दूसरा, मुसलमान जनरल लिस्ट में खड़े हुए उम्मीदवारों को भी वोट दे सकते थे और जनरल सीट के अगेंस्ट भी कंटेस्ट कर सकते थे। तो इस तरह मुसलमानों को एक बेनिफिट हुआ जिसको हिंदुओं ने पसंद नहीं किया और उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेंट किया और इसको कहा कि ये इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ काम किया गया है। Some Hindus also resented the relatively high position of Muslims in the council despite their small numbers. मुसलमानों का जब सिमिलर डेपुटेशन गया तो एक डिमांड ये भी था कि मुसलमानों को उनकी आबादी से ज़्यादा सीटें दी जाएं और उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी के अंदर उसको देख के उनको सीटें दी जाएं। तो इसको भी इतराज़ किया गया कि मुसलमानों को उनकी आबादी से ज़्यादा सीटें दी गई हैं और उनकी आबादी के तनासब से उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया गया है। तो इस पे भी हिंदुओं ने क्रिटिसाइज़ किया। रिएक्शन मुस्लिम लीग का जो था वो बहुत अच्छा था। All India Muslim League welcomed these reforms as it met most of the demands of the similar deputation.
सिमिलर डेपुटेशन में जो मुसलमानों ने मुतालबात रखे थे लॉर्ड मिंटो के सामने, और जो सैयद अमीर अली की डेलीगेशन गई थी मॉर्ले को मिलने के लिए, तो उसमें भी जो मुतालबात रखे गए थे वो मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। इसलिए मुसलमान जो थे वो इन रिफॉर्म्स के साथ बहुत खुश थे और उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया। द रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द दिल्ली सेशन ऑफ द लीग इन 1910 which offered cooperation with the government for the success of the scheme। तो मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन हुआ 1910 में, तो उसमें मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास की और उसमें उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया और ये भी इजहार किया, कमिटमेंट की कि मुस्लिम लीग इस स्कीम को कामयाब करने के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन करेगी। तो मुसलमान जो थे वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से काफ़ी खुश थे कि इनके मुतालबात जो हैं वो मान लिए गए। कुछ क्रिटिकल एप्रिशिएशंस भी हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की। Minto Morley reforms was a milestone in the constitutional history of British India as it opened a new vista of political development and inclusion of more Indians in legislative councils। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल हिस्ट्री में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की कि ये पहला बड़ा स्टेप था जिसमें इंडियंस को मौका मिला कि वो पॉलिटिक्स में शामिल हों और अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले करें। वो उनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मेंबर बनाया जाए ताकि वो वहाँ पे बैठ के अपने फैसले खुद कर सकें और फैसलों में पार्टिसिपेट कर सकें और अपना एक रोल प्ले कर सकें। तो इस तरह मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में इंडियंस को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपने मामलात के अंदर अपनी राय दे सकें और अपने आप को पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकें। इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल and legislative councils, thus availing the opportunity of political training and experience of governance। इससे पहले इंडियंस को ना पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई थी, ना उनका कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस था। तो जब मुसलमानों को शामिल किया गया और इंडियंस को शामिल किया गया गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, तो एक तरीके से ये उनकी इब्तदा होती है पॉलिटिकल ट्रेनिंग की कि हुकूमतें कैसे बनाई जाती हैं, हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं और गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इंडियंस ने यहाँ से जो पहला उनको अपॉर्चुनिटी मिली मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की सूरत में, उससे उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई और उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी, उन्होंने हुकूमत साजी सीखी, हुकूमत करना सीखा और उन्होंने गवर्नर सीखी। तो ये एक तरह की उनके लिए बेसिक अकेडमी बन गई मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिसके ज़रिए उन्होंने फिर आगे जाके गवर्नेंस संभाली इंडिया की और गवर्नेंस यहीं से सीखने का उनका जो अमल था वो शुरू हुआ। A system of election was introduced in India, but the franchise was extremely restricted. As such, a system of election was introduced in the country, but the franchise was extremely restricted, and as such, it failed to give adequate political training to the masses। ये इलेक्शन का सिस्टम आ गया, लेकिन इलेक्शन के सिस्टम में चूंकि फ्रेंचाइज जो थी वो बड़ी रेस्ट्रिक्टेड थी, वोटर लिस्ट बहुत छोटी थी, बड़ी मुख्तसर थी, तो इसलिए मासेस की ट्रेनिंग नहीं हुई। ये सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग हुई जो वोटर लिस्ट के अंदर शामिल थे या जिन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। The act introduced communal representation in the Indian politics. Muslims are recognized as a separate entity। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुसलमानों को हुआ कि मुसलमान एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उनको मिल गई असेंबलीज के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, और मुसलमानों को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर तस्लीम करके उनके एक सेपरेट इलेक्टोरेट और उनकी सेपरेट सीटें दे दी गई। तो ये मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में। द एक्ट डिड नथिंग टू ग्रांट कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल विच वाज कांग्रेस डिमांड। लेकिन इस में जो शॉर्ट कमिंग थी वो ये थी कि जो इंडियंस का डिमांड था कि उनको होम रूल दिया जाए या सेल्फ रूल दिया जाए, वो नहीं माना गया और उसकी जगह इनको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी गई। द एक्ट डिड इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पेशली एट द प्रोविंशियल लेवल। तो इससे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस की तादाद जो थी वो बढ़ गई। इलेक्शंस वर आल्सो इनडायरेक्ट एंड वोटर्स वर वेरी लिमिटेड। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं दिए गए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। ये चूंकि इब्तदा थी इसलिए शायद उस वक्त मुनासिब नहीं समझा गया कि इनको डायरेक्ट इलेक्शन दिए गए, इनडायरेक्ट इलेक्शन दिए गए और उसमें भी वोटर्स की तादाद बहुत थोड़ी थी, वोटर लिस्ट बहुत जो थी वो मुख्तसर रखी गई थी। अ मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज अगेंस्ट द डिमांड ऑफ द सेल्फ रूल। द काउंसिल्स वर आल्सो दे कुड only criticize the government and ask questions. The government did not give any special importance to these councils, nor did it give value to the resolution passed by the councils। ये councils जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नतीजे में मार्ज वजूद में आई, इनको
1892 के मुकाबले में तो इख्तियारात इनके नो डाउट ज़्यादा थे, लेकिन इनके पास की हुई रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं थी गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये एक इसमें ड्रॉबैक था कि जो रेजोल्यूशन पास हो जाती थी वो गवर्नमेंट की स्वीट विल होती थी कि उस पर उन्होंने अमल करना है या नहीं करना, तो बाज़ औक़ात वो उस पर अमल कर लेते थे, बाज़ दफ़ा वो उस पर कोई अमल नहीं करते थे। लेकिन मेंबर्स के पास ये इख्तियार नहीं था कि अपनी पास की हुई रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वे गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर ला सकें। इन स्पाइट ऑफ द फ्यू ड्रॉबैक्स, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वर ऑफ ग्रेट पोलिटिकल इंपॉर्टेंस इन द पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें कोई शक नहीं है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, लेकिन इन ड्रॉबैक्स के बावजूद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन द पोलिटिकल ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन टू इंटीग्रेट द इंडियंस विद द पोलिटिकल सिस्टम। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है। इसी सिलसिले में अगर आपने और बुक्स पढ़नी है या और नॉलेज लेना है या एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है तो M.N. दास की बुक है इंडिया अंडर मॉर्ले एंड मिंटो, पॉलिटिक्स बिहाइंड रेवोल्यूशन, और भाग सिंह की है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया सिंस द मॉर्ले मिंटो, और इंडिया अपराइजिंग एंड रिफॉर्म्स 1879 टू 910 जिलबर्ट जॉन मरे की, और उसके बाद रॉबर्ट की द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग अगर आपने करनी है तो इन बुक्स को पढ़ा जा सकता है, और इसके अलावा और बुक्स भी हैं जो आप इस सिलसिले में पढ़ सकते हैं। और इसमें पहले जो है चक्रवर्ती की द एवोल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया 1884 टू 1909, और रफ़ीक अफजल की है द हिस्ट्री ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 टू 1947, और अल्बर्ट कर्टने की है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और अहमद सईद और मंसूर सरवर की ये टैग टू पाकिस्तान बहुत अच्छी किताब है, इसको ज़रूर पढ़ें जिन्होंने CSS की तैयारी करनी है, और IH कुरैशी की द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। ये वो बुक्स हैं जिनकी अगर आपने एक्सटेंसिव स्टडी करनी है इस टॉपिक के ऊपर तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं और ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स देखी। लेक्चर कल इंशाल्लाह हम लखनऊ पैक्ट में बात करेंगे। टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।